गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। मैं अश्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। कैसे एक बार भाई सभी बच्चे बताइएगा। फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज है 18 मई और आज है हम डिस्कस करेंगे 18 मई के करंट अफेयर्स और स्टैटिक के क्वेश्चंस जो आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको लिखा करें, नोट्स आप खुद के बनाया करें। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे, जब तक आपको याद नहीं रहने वाला। ध्यान रखना इस चीज को। 1 घंटा की क्लास कर ले चाहे 2 घंटा की कर ले, जब तक नहीं लिखोगे, नहीं समझोगे, कोई उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं यहाँ पर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना, लिखना, ठीक है ना। चलिए, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे द इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये किस दिन हम मनाते हैं? 17 मई में, 19 मई में, 18 मई में या 20 मई में? तो ये जो दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है भाई? इसको हम 18 मई में मनाते हैं, जो है अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जो म्यूजियम दिवस होता है। और आप सभी जानते हैं म्यूजियम जो होते हैं, संग्रहालय जो होते हैं, वहां पर हमारी चाहे कोई भी देश हो, वो भारत है, वो ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया, जो भी देश है पूरे विश्व में, वहां पर जो एक तरीके से विरासत होती है उस देश की या उनके देश की, जो भी उन्होंने अपने देश के लिए अचीवमेंट किया, उन लोगों की वहां पर आपको क्या मिलेगी देखने को? उनकी यादें आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आप म्यूजियम देखेंगे, सलारजंग म्यूजियम है या दिल्ली में जो आपका म्यूजियम है, आप वहां पर जाके देखिएगा तो आपको पुरानी चीजें वहां पर मिल जाएगी कि उस समय उन्होंने जो है क्या अचीवमेंट उस समय किए थे। तो ये 18 मई में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यूपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, सभी एग्जाम्स के लिए है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सभी एग्जाम्स का मतलब है कि आप चाहे कोई भी वनडे एग्जाम तैयार कर रहे हैं, जहां पर करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम तैयार कर रहे हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से की गई। तो यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 18 मई 1983 को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का निर्णय लिया गया था कि हम भाई 18 मई को मनाएंगे। ये निर्णय कब लिया गया? ये 1983 में उन्होंने निर्णय लिया था यूएन के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ये 18 तारीख आप नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। चलिए हाँ, वो भी रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप नेशनल लाइब्रेरी दिल्ली जाएंगे तो आप जो बोल रहे हैं ना कि जो हाथों से लिखा था उसकी मूल प्रति उसको बोला जाता है, तो मूल प्रति भी आपको वहां पर मिल जाएगी। आप उसको पढ़ने की आपको इजाजत शायद मुझे नहीं लगता मिलेगी, उसके लिए एक विशेष परमिशन आपको चाहिए, या तो आप पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, तब आपको उसको पढ़ने की इजाजत मिली जाएगी। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में नीति आयोग ने सरकारी व निजी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का मातृत्व अवकाश कितने दिन करने की घोषणा की है? अभी ध्यान रखना, अभी ये फाइनली इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन जो नीति आयोग है इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि जो मातृत्व अवकाश है महिलाओं का, वो कितना हुआ करता था? वो 6 माह हुआ करता था। इसको बढ़ाकर आप क्या कर दीजिएगा? 9 माह कर दीजिएगा। विद पेड ये होगा। कैसा होगा? विद पेड ये होगा। ये अब तक 6 माह हुआ करता था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया जाएगा? 9 माह इसको कर दिया जाएगा, 9 मंथ इसको कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। और ये कैसा होगा? ये विद पेड होगा। ठीक है, यानी कि आपको सैलरी इसमें मिलेगी। ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? चाहे वो सरकारी क्षेत्र है, चाहे वो निजी प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं, दोनों में से कोई भी मना नहीं कर सकता कि भाई हम आपको इतने महीने का अवकाश नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी वैसे तो इस पर घोषणा है, चर्चाएं चल रही हैं, अभी इस पर एक कमेटी भी बनी हुई है। कमेटी का निर्णय देखते हैं क्या आता है। केंद्र सरकार इसको बहुत जल्द ही मुझे लग रहा है कि लागू करने के मूड में है। ठीक है, तो ये 9 माह इसमें हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले कितना हुआ करता था? 6 माह पहले हुआ करता था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम के तहत 26 सप्ताह के भुगतान का अवकाश की व्यवस्था थी। यानी कि अगर उसको आपको भुगतान जो मिलता था, ये 26 सप्ताह का उसमें भुगतान आपको दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब नीति आयोग जो कह रहा है वो कह रहा है कि भाई ऐसा है, 9 महीने का अवकाश मिलेगा, विद पेड आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें हम आपको 30 माह का देंगे, 26 माह का देंगे। टोटल आपको जो सप्ताह है, जो 9 महीने हैं, उनका आपको विद पेड
लीव मिलेगी। ठीक है, याद है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइएगा जल्दी से। नीति आयोग के बारे में हम आपसे बात करें तो 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री जी होते हैं, हमेशा ही वही होंगे। ठीक है ना, जैसे वर्तमान अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नरेंद्र मोदी जी है। यहाँ के जो उपाध्यक्ष है नीति आयोग के ये सुमन बैरी हैं। ठीक है, और यहाँ के जो सीईओ है ये है बीवीआर सुब्रमण्यम जी, जो यहाँ के सीईओ है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इस योजना के तहत ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने अभियान मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर की राष्ट्रीय व्यापी पहल जो है इसकी शुरुआत की है? नरेंद्र मोदी ने, हरदीप सिंह पुरी ने, अनुराग ठाकुर ने या गजेंद्र सिंह शेखावत ने? ठीक है ना, अभियान क्या है? मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा और ये किसके द्वारा इसको लागू किया गया? ये किया गया है हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको लागू किया गया है कि मेरी लाइफ है और मेरा स्वच्छ शहर होगा। अब ये योजना क्या कहती है, ये पहल क्या कहती है? इस पहल ने कहा है कि जो पुराने सामान होते हैं जैसे कपड़े, किताबें, खिलौने इत्यादि, ठीक है ना, या तो आप इनको किसी जो रद्दी वाले होते हैं ना वो लेने के लिए आते हैं, आप उसको दे देते हो, या कहीं आप उसको वैसे ही फेंक देते हो। तो अब सरकार का ये कहना है कि आप इसको फेंकना नहीं है। अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है? आपको इस योजना के तहत एक वेस्ट होता है ना, वेस्ट पॉइंट बनाया जाएगा। ठीक है, एक वेस्ट पॉइंट बनाया जाएगा, वहां पर आपके घर का जो भी वेस्ट सामान होगा आप वहां पर ले जाएं। ठीक है, उनको दे दे, बदले में हो सकता है कि आपको कुछ वो पैसा वैसा दे वहां पर, लेकिन आपसे जो बिल्कुल वेस्ट हो चुका है, जिसकी कोई भी आप यूज नहीं करते, आप यहां पर लेकर जाएंगे, इस पॉइंट्स पर लेकर जाएंगे। ये पॉइंट्स पूरे भारत में सेंटर ऐसे स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स उसको क्या करेंगे? उसको रिड्यूस करेंगे, उसको रीयूज करेंगे या उसको रिसाइकिल करेंगे। RRR इन्होंने बताया है कि ये RRR वहां पर होगा। ठीक है, क्या होगा? RRR वहां पर होगा, उसका रिड्यूस किया जाएगा, उसको रीयूज किया जाएगा और उसको रिसाइकल किया जाएगा, और ये पूरे भारत में ऐसे पॉइंट्स हम खोलेंगे, ये कहा है हरदीप सिंह पुरी ने। उसमें आपके जूते, चप्पल, किताबें, खिलौने, ठीक है ना, जो भी है सब कुछ वहां पर उसका क्या किया जाएगा? प्रबंधन किया जाएगा। जो इधर उधर वो फेंक देते हैं, ठीक है ना, उससे जो है पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है एक तरीके से। ठीक है, और वहां पर गंदगी वगैरह काफी फैल जाती है, तो ये एक अच्छा वहां पर इन्होंने किया है। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत जल्द ही आप जिस शहर में रहते हैं वहां पर भी इस तरह के पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाए। तो ये RRR आपसे पूछा जा सकता है कि RRR किससे संबंधित है? तो ये मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान से संबंधित है, जिसको किसने लागू किया है? हरदीप सिंह पुरी ने इसको लागू किया है। ध्यान रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी, भूपेंद्र सिंह नहीं। एप्लीकेशन के बारे में भी बात करेंगे भाई नोबिता, अभी एप्लीकेशन से भी क्वेश्चंस है। चलिए, हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे 16 से 17 मई किस अफ्रीकी देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ये मिस्र की, अजरबैजान की, सोमालिया की या नाइजीरिया की? ठीक है, हमारे जो मनोज पांडे हैं ये हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, थल सेना प्रमुख हैं। ये 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, किस देश की? मिस्र की। ध्यान से सुनिएगा, ये मिस्र यानी कि इजिप्ट की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना 16 से 17 मई में ये वहीं पर थे। इन्होंने रक्षा संबंधी समझौते वहां पर किए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, एक दूसरे देशों को रक्षा संबंधी समझौते इन्होंने किए हैं। उसमें इन्होंने एक दूसरे देश के जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में चर्चा की, सहयोग के बारे में चर्चा की, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिस्र के साथ हम कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं? इंपोर्टेंट है भाई, क्योंकि इसका पहला संस्करण किया गया है युद्ध अभ्यास का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिस्र के साथ में कौन सा अभ्यास किया जाता है, तो क्या बताएंगे? साइक्लोन आप बताएंगे। क्या बताएंगे? साइक्लोन आप बताइएगा कि साइक्लोन जो है ये युद्ध अभ्यास किया गया था। और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है? अब्दुल फतेह अल सीसी। लिखिएगा, क्या नाम है? अब्दुल फतेह अल सीसी। ये भारत की यात्रा पर आए थे। ये आप कह सकते हैं जो गणतंत्र दिवस हुआ था, क्या हुआ था? गणतंत्र दिवस जो हुआ, ये मुख्य अतिथि थे। कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी, अल
सीसी, ठीक है। ये मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे, ध्यान रखिएगा। साइक्लोन 1 हम करते हैं। अच्छा, साइक्लोन से याद आया, साइक्लोन का हिंदी अगर रूपांतरण हम करें तो इसको चक्रवात कहा जाता है। और चक्रवात मोचा अभी आया हुआ है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में मोचा तूफान आया हुआ है जिसने 3 देशों को प्रभावित किया है। इसमें म्यांमार है, आपका ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। बांग्लादेश है, बांग्लादेश को भी इसने प्रभावित किया, और भारत को। इन तीनों देशों को इन्होंने काफी प्रभावित किया है चक्रवात मोचा को, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताएंगे। REMC लिमिटेड कंपनी ने भारत के किस शहर में भारतीय रेलवे के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है? ध्यान रखना, ये क्या कहना चाहता है। एक ये कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड है जिसका नाम है REMC लिमिटेड। इसने हमारी जो भारतीय रेलवे है बिजली प्रबंधन इसका किया है, यानी कि बिजली प्रोवाइड कराने के लिए इसने एक केंद्र का स्थापित किया है। ये नई दिल्ली में इसको स्थापित किया है, यानी कि रेलवे को जो बिजली की आपूर्ति होगी ये कौन करेगा? ये करेगा REMC, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, प्राइवेट लिमिटेड है और इसी ने इसका ठेका लिया है कि भाई हम आपकी जो भी बिजली आपूर्ति होगी उसको कंप्लीट करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नई दिल्ली में वो केंद्र स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और REMC जो है इसमें 2 कंपनियां शामिल हैं, देखिएगा। इसमें RITES और वह रेलवे का संयुक्त उपक्रम इसको माना जाता है। इन दोनों के सहयोग से ये प्रोवाइड करेगी, ध्यान रखिएगा। हरियाणा पूर्ण तरीके से, ये पूर्ण तरीके से है भाई, पूर्ण तरह से रेलवे का विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य बना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देश का कौन सा राज्य ऐसा है जो अपना पूरी तरीके से क्या बन चुका है, रेलवे विद्युतीकरण पूरी तरीका से वहां पर हो चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला राज्य है हरियाणा, ठीक है। यहां पर किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे सभी जल्दी से, ठीक है। जल्दी से बताने का प्रयास करें सभी बच्चे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया है? अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया मेरी लाइफ एप्लीकेशन? ये पर्यावरण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव, ठीक है ना। कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव। आपके ध्यान होगा लास्ट ईयर यानी कि 2022 में, अभी आपको ध्यान रखना है, क्यों मैं आपको ये समझा रहा हूं, क्यों इसका एक महत्व है। 2022 में PM मोदी ने एक नारा दिया था लाइफ करके, ठीक है। आपको ध्यान होगा लाइफ करके एक नारा दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। आपका जो लाइफ स्टाइल होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए? ये पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है ना। पर्यावरण के अनुकूल आपका रहन सहन होना चाहिए। अगर आप उसके विपरीत जाते हैं तो वो आपको काफी हार्म पहुंचाने वाला है, काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। इस लाइफ को लॉन्च किया गया था पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर। किसने? PM मोदी ने। और इस लाइफ का पूरा जो एक तरीके से देखा जाए इसका जो फुल फॉर्म है वो है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। 22 अक्टूबर 2022 को जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। और इसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव यही है कि आप जो अपनी जीवन शैली है वो अपने पर्यावरण के अनुकूल उसको ढाल लें, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, या कह सकते हैं पूरा ये सिस्टम है इससे काफी गड़बड़ी उससे हो सकती है, ठीक है। तो यही इसका एक ध्येय है जिसके लिए इन्होंने मेरी लाइफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जो आपको पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। याद है, किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा जल्दी से। हाँ, पर्यावरण के अनुकूल जल्दी से बताएंगे, किसी को कोई डाउट है? हाँ, 22 अक्टूबर 2022 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों व विनियमित संस्थाओं से लिबोर के इस्तेमाल पर कब से प्रतिबंध लगा दिया है? अब ये लिबोर क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। लिबोर क्या कहता है? लिबोर ये कहता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे हमारे वित्तीय संस्थाएं हैं या हमारे जो बैंक हैं, ठीक है, जैसे SBI है, आपने सुना होगा SBI ने वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसा लिया या किसी दूसरे बैंक से कोई समझौता किया,
ठीक है, तो वो लिबोर उसको कहा जाता था। लिबोर की अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस पर पूर्ण तरीका से प्रतिबंध लगा दिया रिजर्व बैंक ने। कब से ये लगाया? 1 जुलाई 2023 से इसको पूर्ण तरीका से बंद कर दिया है कि आप लिबोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिबोर के स्थान पर आपको हम और ऑप्शंस देते हैं। लिबोर का क्या मतलब होता है? लंदन इंटरनल या इंटर बैंक ऑफर्ड रेयर इसको कहा जाता है। इसमें जो हमारे बैंक हैं ये दूसरे देशों के बैंक से या तो समझौता करते थे, किसी वित्तीय समझौते पर ये हस्ताक्षर करते थे, या किसी देश के ये क्या करते थे, ये लोन लेते थे। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए 1 जुलाई 2023 से इसे पूर्ण तरीका से बंद कर दिया कि भाई आप इसका यूज मत कीजिए, आप लिबोर का यूज मत कीजिए, ठीक है ना। इसके स्थान पर हम आपको ऑप्शंस देंगे। तो अभी फिलहाल इस पर आप रोक लगा दीजिए क्योंकि आपकी इसमें निजता का भी उल्लंघन होता है। दूसरी जो वित्तीय संस्थाएं हैं ये आपको ज्यादा इंटरेस्ट पर जो है आपके साथ समझौता करती हैं, तो और मार्केट में ऑप्शंस है, आप उनको खोजिएगा। इससे एक जो ये मार्केट है इससे आप बचने का प्रयास करें। तो ये एक लिबोर है जो कि आरबीआई के द्वारा इसको बैन किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा हमारी जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं उसको बैन कर दिया गया। अगर हम आरबीआई की बात करें तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है कहां पर है? ये मुंबई में है भाई, ध्यान रखेंगे। और इसके जो गवर्नर है ये कौन है? ये शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास इसके क्या है? गवर्नर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा जल्दी से सभी बच्चे। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेयर इसको कहा जाता है, जो कि जैसे आप अपने दोस्त से वो लेते थे ना, कभी पैसे उधार ले लिए आपने, ठीक है, तो उसके बदले हो सकता है कि आपका दोस्त आपसे कुछ ज्यादा काम निकलवा ले या आपको दे दे तो आपको इंटरेस्ट पर दे दे, तो आपको जो है दूसरे ऑप्शंस खोजने पड़ते हैं। या तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं या कोई और ऑप्शंस होता है उसका यूज आप करते हैं। तो सेम कंडीशंस यहां पर भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नॉन एक्वियस ऑर्गेनिक रिडॉक्स फ्लो बैटरी को विकसित किया है? अब ये क्या कहता है? ये इतना जो बड़ा वर्ड है ये बस आपको इतना समझाने का प्रयास कर रहा है कि अब जो बैटरियां होगी उनमें पानी नहीं डाला जाएगा या पानी का उसमें यूज नहीं किया जाएगा। ये किसने किया? ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। पानी वाली बैटरी आपको अब देखने में नहीं मिलेगी। उसका रीजन इन्होंने क्या बताया कि बैटरी उससे जल्दी खराब हुआ करती थी और उसमें फटने की जो ज्यादा कह सकते हैं उसका फटने की ज्यादा उसमें परसेंटेज थी कि भाई ये खराब होने के साथ साथ ये फट भी सकती है। तो उसको इन्होंने बंद कर दिया कि पानी का यूज अब नहीं होगा। एक्वा का मतलब होता है पानी, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो ये इसमें पूर्ण तरीके से इसके यूज को बंद करने का फैसला लिया है। एक इन्होंने क्या किया है? बिना पानी वाली बैटरी विकसित की है। तो ये आईआईटी मद्रास आपका हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 2022-23 के लिए डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के लिए दूसरा स्थान किस मंत्रालय का है या स्थान प्राप्त किया है? ध्यान रखिएगा, ये अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के लिए। तो इसमें पहला स्थान किसको मिला ये अभी नहीं बताया गया, लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि हमारा जो दूसरा स्थान मिला ये बंदरगाहों, नौवहन व जल मंत्रालय को मिला है। अब ये इनको किस लिए ये पुरस्कार दिया गया या आप कह सकते हैं दूसरा स्थान इसको रखा गया, सेकंड स्थान पर इसको किस लिए रखा गया? जो डाटा का सही यूज किया है, ठीक है ना, जो डाटा का सही यूज किया है वो किस मंत्रालय ने किया है? वो बंदरगाह, नौवहन और जल मंत्रालय ने उसका बेहतर यूज किया है। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर किसको रखा गया ये अभी नहीं बताया गया है। अभी इसमें और भी रिपोर्ट्स आनी बाकी है, लेकिन दूसरे स्थान को उन्होंने बता दिया कि जो बंदरगाह, नौवहन जल मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, तो इसको सेकंड नंबर पर रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि इसके पास जो डाटा आता था इसका इसने सही यूज किया है, ठीक है। कोई योजना लागू करनी है, ठीक है ना, कहीं पर पोर्ट्स बनाने हैं, कहीं पर जो हमारे शिप है इनका अनावरण करना है, ठीक है, कहीं पर कार्गोज भेजने हैं, सामान की आवाजाही करनी है, दूसरे देश के साथ समझौता करना है, तो इन्होंने सही डाटा का यूज किया, उसके लिए इनको दूसरे स्थान पर रखा गया है। ये मंत्रालय आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर आपका पहला पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पुस्तक द गोल्डन ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई है? अनुराधा राय के, रस्किन बॉन्ड के, गीतांजलि श्री के, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपोर्टेंट में आप इसको काउंट कीजिएगा। ठीक है ना, पूछा जाएगा 101% कि पुस्तक का नाम है द गोल्डन ईयर्स, किसके द्वारा लिखी गई? तो ये प्रसिद्ध लेखक जो हैं रस्किन बॉन्ड के द्वारा इसको लिखा गया है। किसके? रस्किन बॉन्ड के द्वारा इसको लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे मैं बता दूं, जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनमें एक बुक आपसे जरूर पूछी जाती है। जैसे एमटीएस का भी एग्जाम चल रहा है, आप देख भी रहे होंगे, डेली कोई ना कोई आपसे एक बुक पूछी जाती है, प्रत्येक शिफ्ट में पूछी जाती है। और वैसे भी रस्किन बॉन्ड जो है काफी फेमस राइटर हैं, तो इनको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया गया? रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2023 वाज सेलिब्रेटेड सिंस व्हेन? तो ये 10 से 17 मई में मनाया गया, 15 से 21 मई में इसको मनाया गया, 14 से 20 मई में इसको मनाया जाएगा, या 22 से 28 मई में इसको मनाया जाएगा। रोड सेफ्टी वीक, सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है ये 15 मई से 21 मई तक मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, रोड सेफ्टी वीक। ठीक है, आपको भी जो है पता होना चाहिए कि आप जब सड़क पर चलते हैं तो आपके नियम क्या हैं। मोस्टली बच्चे जो हैं, या मोस्टली आप देखते होंगे, हेलमेट का यूज नहीं करते। जो दूसरी सेकंड डबल सवारी होती है वो भी हेलमेट का यूज नहीं करती। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से अपनी लाइन में नहीं चलते, इंडिकेटर का सही से यूज नहीं होता है, इंडिकेटर की जगह हम इस इंडिकेटर का यूज करते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये रोड के जो नियम कानून हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक जागरूकता सप्ताह भी था कि लोगों को जागरूक किया जाए कि आपको कैसे चलना है। ठीक है ना, कहां पर किस तरीके से चलना है, रोड के जो नियम है उनको फॉलो आपको करना चाहिए और हैबिट में आप उसको डालें। ठीक है, तो ये 15 से 21 मई के बीच में इसको मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था या आयोग के द्वारा उत्साह व प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को लॉन्च किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर कमीशन एज लॉन्च उत्साह एंड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये दो आप कह सकते हैं, ये दो एक तरीका से इनिशिएटिव है जिनको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा ये किया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है, उत्साह व प्रोफेसर ऑन प्रैक्टिस। अब उत्साह का मतलब क्या है? उत्साह का मतलब है कि जो हमारी राष्ट्रीय नीति नई लागू की गई शिक्षा नीति, उसको सही तरीके से राज्य इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करेगा ये उत्साह। जबकि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का मतलब यह है कि जो हमारे प्रोफेसर्स हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज में, उनका मूल्यांकन करने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का यूज किया जाएगा। उनमें देखा जाएगा कि वो प्रॉपर बच्चों को गाइड कर रहे हैं या नहीं, जो उनको कार्य दिया जाता है अध्ययन अध्यापन का, वो सही से वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, डेली क्लास अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये दोनों किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूजीसी जिसको हम कहते हैं, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये जगदीश कुमार है। ध्यान रखिएगा, कौन है? जगदीश कुमार है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, काफी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मार्शल आर्ट्स गतका को 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल कर लिया गया है? रिसेंटली विच स्टेट मार्शल आर्ट्स है भाई, ये मार्शल आर्ट्स है ये। ठीक है, मार्शल आर्ट्स। ठीक है, गतका इसको कहा जाता है। गतका हैज बीन इंक्लूडेड इन 37 नेशनल गेम। ध्यान रखिएगा, ये जो गतका है ये किस राज्य का है? केरल का है या पंजाब का है, तमिलनाडु का है या हरियाणा का है?
ये भाई पंजाब का है, ध्यान रखना। और जो 37वें नेशनल गेम होंगे ये कहां पर होंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो 37वें नेशनल गेम्स हैं ये कहां पर होंगे भाई, ये गोवा में होंगे। आपको ध्यान होगा 36वें जो नेशनल गेम थे ये कहां पर हुए थे, ये हुए थे भाई गुजरात में, लेकिन 37वें कहां पर होंगे, ये गोवा में होंगे। और इसमें पंजाब राज्य के गतका को राष्ट्रीय खेल के रूप में शामिल कर लिया गया है। एक होता है कोलारी पट्टू, आपने देखा होगा, कोलारी पट्टू एक मार्शल आर्ट्स है जो कहां की है, वो केरल राज्य की है। ठीक है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कोलारी पट्टू जो है ये किस राज्य का मार्शल आर्ट्स है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत सुरक्षा संवाद का आयोजन किस देश में किया गया, भारत, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। जो हिंद प्रशांत सुरक्षा संवाद का आयोजन किया गया ये कहां पर हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है किसने किया, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो हमारा हिंद प्रशांत वाला क्षेत्र है इस पर बात चल रही है, यानी कि इस पर इसकी सुरक्षा को लेकर काफी मुद्दा गहराया हुआ है, क्योंकि चाइना के बारे में आप सभी जानते हैं, चाइना जो है भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है, भारत के साथ साथ ये अन्य देशों पर भी अपना प्रभाव जमाना चाहता है, इसलिए इसने जगह जगह पर पोर्ट्स जो है लीज पर लिए हैं या उनको किसी भी तरीके से कह सकते हैं अपने अंडर करने का प्रयास किया है। जैसे हम बात करते हैं आपके ग्वादर बंदरगाह की, हम बात करते हैं हम्बनटोटा बंदरगाह की, तो ये इन्होंने किया है, क्या किया है, इन्होंने जो है चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए संवाद हो रहा है कि कैसे हम हिंद महासागर की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित किया है, विच स्टेट हैज रिसेंटली सेट अप ए वेलफेयर फंड फॉर ए वर्कर्स ऑफ महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको मनरेगा कहा जाता है। इन्होंने एक जो इसके श्रमिक हैं जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी यहां पर दी जाती है, तो ये जो कोष का इन्होंने कल्याण कोष को स्थापित किया, किसने किया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या पंजाब ने। तो ध्यान रखिएगा ये केरल के द्वारा इस कोष को स्थापित किया गया है, किसके, केरल सरकार के द्वारा जो कल्याण कोष है, वेलफेयर फंड है, किसके लिए, मनरेगा के लिए। ये मनरेगा के लिए इसको स्थापित किया गया है, जो व्यक्ति मनरेगा में कार्य करेगा, ठीक है ना, उसके लिए फंड यहाँ पर स्थापित किया गया। हो सकता है कि इनके लिए और भी कुछ स्कीमें यहाँ पर राज्य सरकार लेकर आए। ठीक है, तो ये केरल के द्वारा ऐसा किया गया है, ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताइएगा जो मनरेगा है इसको भारत में कब लागू किया गया था, मनरेगा को भारत में कब लागू किया गया था, क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें कितने दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान है, कितने दिन का आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, ये जिम्मेदारी होती है स्थानीय सरकारों की, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। ठीक है, कोई भी आपका किसी भी आपका कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, ठीक है, आप उसको जरूर लिखिएगा।